हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके 6 पार्ट पहले अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये आपका 7th पार्ट होगा और होपफुली आपका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 8 पार्ट भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा एक आध 2 पार्ट और फिर बचेगा, यानी कि इसमें होपफुली हम 10 लेक्चर तक जाएंगे और उसके बाद आपका ये जो बहुत बड़ा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, जैसा कि एक बेसिक सा प्रॉब्लम देख रहे थे, जेईई एडवांस 1984 में एक क्वेश्चन पूछा था 6 मार्क्स का, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। और इसके पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम देखे थे जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जेईई का, वो भी आपका 60 मार्क्स का था। उसको हम पिछले लेक्चर में यानी 6 पार्ट में आगे हम कंटिन्यू किए थे। तो जैसा कि हम बता दें कि इसमें आपका पूरे 12th पार्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हम बहुत सारा चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, फुल मैग्नेटिज्म, फुल ईएमआई, फुल एसी, सारे चैप्टर को हम कवर अप करते हुए अब हम इसके लास्ट पार्ट पे पहुंचे हैं जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद हम 11th वाले पार्ट पे आएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर आपका जो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम आगे कवर करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर को भी हम आगे कवर करेंगे। तो जैसा कि हम देखे हैं, अगर जेईई मेंस की बात करें तो जेईई मेंस का भी हम पहले सीरीज देखे थे। जेईई मेंस और नीट दोनों का हम देखे थे, नीट 2021, तो उसमें भी हम बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे। तो देखिएगा, जेईई मेंस और नीट का लेवल, जेईई मेंस और नीट का लेवल आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, जेईई मेंस और नीट का लेवल। तो अगर हम देखें तो जेईई मेंस, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले देख चुके हैं। और सबसे एचसी वर्मा का भी हम बहुत सारा प्रॉब्लम कवर अप पहले कर चुके हैं, चाहे वो रे ऑप्टिक्स का हो, वेव ऑप्टिक्स का हो, पूरा फुल रोटेशन, और भी बहुत सारा चैप्टर है जिसका हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम जेईई मेंस नीट होते हुए अब हम पहुंचे हैं जेईई एडवांस। जेईई एडवांस में भी बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ईएमआई का मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट का मिल जाएगा, कैपेसिटर का मिल जाएगा, एसी का मिल जाएगा, आपको मैग्नेटिज्म का मिल जाएगा। और मैग्नेटिज्म का मतलब फुल मैग्नेटिज्म, उसमें 2 पार्ट है। एचसी वर्मा, जब आप बुक देखिएगा तो एचसी वर्मा में आपको मैग्नेटिज्म का 2-3 पार्ट आपको अलग अलग से देखेगा। एक परमानेंट मैग्नेट, एक करंट ड्यू टू करंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सारे पार्ट अलग अलग हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो मैग्नेटिज्म का मतलब फुल मैग्नेटिज्म, वो तीनों चारों पार्ट को आप मिक्स कर लीजिए। और ईएमआई बात करें तो ईएमआई एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ईएमआई को करीब प्रोबेबली हम 10 to 12 लेक्चर या 15 लेक्चर इसमें हम लिए हैं, पर्टिकुलर फॉर जेईई एडवांस प्रिपरेशन। तो उसमें आपको मिल जाएगा ईएमआई, एसी, पूरा आपको फुल मैग्नेटिज्म। तो ये सारे चैप्टर को कवर करते हुए आखिरी में हम आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बेसिक चैप्टर है, फिर भी इसमें होपफुली आपको 10 लेक्चर पर्टिकुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मिलेगा। और 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम अभी बचे हुए हैं जो कि जेईई एडवांस में पहले पूछे गए हैं। तो उसको कवर करते हुए हम इस सीरीज को खत्म करेंगे। उसके बाद हम आएंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछा है जेईई एडवांस में। अगर आप देखिएगा तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक पार्ट होता है। और उसके बाद आपका अगर देखें तो 12th पार्ट में एक चीज अभी इसमें स्किप किए हैं, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को। और उसके बाद फिर 11th वाला टॉपिक में बच जाएगा आपका COM, सेंटर ऑफ मास कोलिजन। आपका SHM हम पहले करवा दिए हैं, उसको फिर से देख लेंगे SHM। और फुल्ली रोटेशन हम एचसी वर्मा से हम पहले कवर कर चुके हैं। एचसी वर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है। और दूसरा हम प्रिफर करेंगे एक डीसी पांडे।
तो ये सारे बुक को कवर करते हुए, तो रोटेशन आपका फिर आ जाएगा, फ्रिक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें प्रोजेक्टाइल, तो ये सब सारा चैप्टर जो है इसको कवर करते हुए हम फर्स्ट वाले सीरीज में आएंगे। यानी पहले 12th पार्ट खत्म होगा, उसके बाद लास्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स को देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स तो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, तो इसको हम लास्ट में करते हुए आपका सारे पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम अब आते हैं इसके 7th पार्ट पे, करंट आते हैं अब इसमें। तो यहाँ तक हम देखे थे, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये आपका सेल है और उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सारा का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और जितना रेजिस्टेंस है उतना ही ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, इसका आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। ये आपका 2 वोल्ट है, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2 वोल्ट, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये आपका 1 वोल्ट है, इसका भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये आपका 3 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो इसमें हम सारे चीज एक एक करके हम देखें। तो आइए, अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप लूप लॉ लगा दीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा, तो इस क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। तो क्वेश्चन भी हम एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि इसमें सेल यूज किया गया है, आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो इसमें 1 2 3 4 सेल यूज किया गया है, उसका कुछ न उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ ही है। तो अब इसमें हम लूप लॉ अगर हम यूज करते हैं, I2 करंट इसमें इन किया, और इधर इस लूप में सपोज दैट ऐसा देख रहे हैं कि इधर से I2 करंट आया, इधर I1 करंट गया, तो बचा करंट जो है इस साइड से जाएगा। तो आप सपोज दैट इधर से जो है I2 करंट इन किया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। BD के बीच में आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब आपको करंट आएगा। तो पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में सब कुछ आपसे पूछ लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन सर्किट, और करंट आपको इसमें निकालना है। तो सपोज दैट इधर से I2 करंट इधर से आ रहा है और इधर गया I1 करंट, तो बचा करंट इस इधर से पार किया, तो इधर से इस रास्ते में कितना बचा, इधर से I2 आया, इधर I1 गया, तो इधर बचा आपका I2 माइनस I1, इधर आपका I1, और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, I2 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपको सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सारा सेल का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सपोज दैट BD/PB, तो B से D जाएंगे और फिर P से B, तो 2 आपको लूप दिख रहा है, I1 I2, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं, बस कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हम पिछले लेक्चर में भी किए थे, जो आपका पार्ट 6 था, तो उसमें भी इस टाइप का प्रॉब्लम हम किए थे। तो ये प्रॉब्लम काफी इजी होता है, आप 2 बार लूप लॉ लगाइए। अब लूप लॉ कहता क्या है कि जिस पॉइंट से आप, जहां से ओरिजिनेट करता है और जहां से टर्मिनेट करता है, तो ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल बिकम्स 0 इन 1 लूप। यानी कि इस लूप में अगर हम क्या करेंगे, B से लास्ट में फिर B पर पढ़ेंगे, जहां से ओरिजिनेट कर रहा है और जहां टर्मिनेट कर रहा है, उस पॉइंट से जाने पे आपको टोटल यानी कि ई नेट, मतलब इफेक्टिव आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो 0 होता है, वही आपका क्या हो जाता है, लूप लॉ। तो इसमें कुछ नहीं था, इस प्रॉब्लम में आपको लूप लॉ यूज करना था। लूप लॉ लगाइएगा तो लास्ट में आपका करंट आ जाएगा, करंट से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले अगर हम करंट की बात करें तो क्या होगा, लूप लॉ एक बार इसमें लगा देंगे, एक बार इसमें लगा देंगे, सारा का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको पता है। इसमें लूप लॉ बहुत केयरफुली लगाना है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, एक तो वोल्ट आपको दिया ही हुआ है, दूसरा इसमें आपको लूप लॉ बहुत केयरफुली लगाना है। तो देखते हैं इस पहले वाले में लगा के, उसके बाद हम दूसरे वाले में भी लगाएंगे। तो पहले वाला में क्या लगाएं,
बी से डी गया, तो जब बी से डी गया तो हम क्या देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए हैं, तो जिस भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ध्यान से देखिए, बी से डी गए तो हम किधर गए, तो इसमें करंट कितना बचा, इधर से I2 आया। हम क्या देख रहे हैं, इधर से I2 आया, आप कुछ भी ले सकते हैं, इधर से I2 आया और इधर गया I1, तो बचा कितना, तो I2 माइनस I1 जो कि इधर से चला जाएगा। और वापस से इधर आपका क्या है, इधर I1 है, I1 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो जितना I2 इन किया था अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या है I2 माइनस I1 को ऐड कर देंगे तो ये I2 आ जाएगा। और I2 यहां से इन भी किया है और I2 यहां से एग्जिट भी कर रहा है, यानी कि हमारा चार्ज यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका क्लियर हो रहा है कि यहां से I2 इन किया है और एग्जैक्टली दोनों मिलके I2 माइनस I1 और I1 ऐड हो जाएगा, तो यहां से फिर I2 बचेगा। यानी कि जितना इन किया है चार्ज, यानी जितना करंट इन किया है उतना करंट यहां से एग्जिट भी कर रहा है। तो यहां से क्या लगाएंगे, लूप लॉ। और लूप लॉ बहुत ही केयरफुली लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें क्या क्या है, आपको सेल भी है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। यानी कि आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, सेल भी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसमें अगर हम यूज करते हैं लूप लॉ तो बहुत केयरफुली यूज करना है। हालांकि दो ही जगह लगाना है, एक ये वाला लूप में लगाना है और एक ये वाला लूप में। तो क्या हम देखें अब तक की कहानी ये था कि आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। इस सर्किट में आप किसी के बीच में आपसे पूछ सकता है पीबी, या तो इसके बीडी के बीच में पूछ सकता है, एबी के बीच में पूछ सकता है, यानी किसी भी पार्ट में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तो हम क्या किए, आप कुछ भी ले सकते हैं, I1 I2 कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। हम यहां से लिए कि I2 इसमें इन किया और यहां तक I2 ही आया और इसके बाद इस डायरेक्शन में ये I1 चला गया, यानी कि इधर से करंट जो है इसमें इन किया I2, इधर I1 गया तो बचा जो करंट है, यानी रेस्ट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू D टू B, दैट इज I2 माइनस I1। तो I2 इसमें इन किया है और इन दोनों को अगर ऐड कर लें I2 माइनस I1 प्लस I1, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से I2 हो जाएगा। यानी कि इस सर्किट में I2 करंट इन किया और लास्ट में I2 करंट बचा भी, मतलब कि जितना करंट इन किया है उतना करंट एग्जिट भी किया, यानी कि ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, लूप लॉ। लूप लॉ क्या कह रहा है कि जिस पॉइंट से टर्मिनेट किया और जिस पॉइंट से एग्जिट किया उसका टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस पीडी 0 होता है। यानी कि ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर लूप, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 0 इन लूप। तो वही हम लगाएंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं, तो जब बी से डी गए तो इधर हम करंट के अपोजिट, ध्यान से देखें निगेटिव साइन 2 ही बार आएगा लूप लॉ में। एक तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट आप जा रहे हैं तो निगेटिव साइन, और एक तो है कि आप डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तब आपको निगेटिव साइन लगाना है। और लूप लॉ कहता क्या है, समझिए कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लूप लॉ या किरचॉफ लॉ, जो भी बोलिए। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट, और एक बार और नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव प्लेट से अगर आप जाके हिट करें, यू हिट विथ नेगेटिव टर्मिनल, या आप इसको समझ सकते ये हायर मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टर्मिनल ऑफ सेल, जो भी सेल या बैटरी। तो दो तरफ जब आप लूप लॉ यूज कर रहे हैं
तो 2 पॉइंट है नेगेटिव के लिए, एक तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरा जब भी आप हिट करें उसके नेगेटिव टर्मिनल से तब आप नेगेटिव साइन यूज करें, बाकी हर जगह आपका पॉजिटिव साइन आएगा। और लूप लॉ कहता है कि सारा पोटेंशियल डिफरेंस एक लूप में वो क्या हो जाता है, इंटायर अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो इन लूप। तो इसमें आप लूप लॉ लगाइए। तो ये जो क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड इन जेईई 1984 एंड इट कंटेन द 6 मार्क्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको लूप लॉ यूज करना है। आप ऐसा समझिए कि इसमें I2 करंट इधर से इन किया, I1 इधर गया, तो बचा करंट यानी रेस्ट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी I2 करंट इधर से इन किया है तो टोटल फिर ऐड होके लास्ट में I2 ही बचेगा जो कि बच रहा है। तब हम इसमें लूप लॉ यूज कर लेंगे 2 बार। लूप लॉ, और लूप लॉ जिस पॉइंट से टर्मिनेट हुआ वहीं से क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट हुआ वहीं पे टर्मिनेट है। ओरिजिनेट अगर बी से हुआ तो हमको फिर घूम के वापस से बी से डी गए, डी से फिर पी गए और पी से फिर बी गए, यानी कि बी से फिर बी, इसीलिए हमको इस टाइप का साइन दिए। तो 2 बार हम नेगेटिव टर्मिनल यूज करेंगे, यानी ये किरचॉफ लॉ का प्रॉब्लम है। तो इसमें नेगेटिव साइन, एक तो करंट का डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप हिट करें तो आप नेगेटिव साइन दें। तो यहां से आप देखें तो लूप लॉ आपका कुछ ऐसा है, बी से डी गए, तो जब बी से डी गए तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन, और इधर जो करंट है वो कितना करंट है, I2 इधर से आया, I1 इधर गया, तो बचा कितना, I2 माइनस I1। ये इसमें रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम। तो ये आपका, जैसा कि आपको पता है, V बराबर IR। अब यहां तक पहुंचे, अब इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी से डी तक पहुंचे, उसके बाद डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव प्लेट मिला तो -3 वोल्ट। नेगेटिव प्लेट में हिट किए, हिट विथ नेगेटिव टर्मिनल, तो तब नेगेटिव, यानी ये आपका नेगेटिव साइन के लिए हम यूज किए हैं। तो नेगेटिव साइन जब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, या आप जो हिट कर रहे हैं वो उसके लोअर प्लेट पे हिट कर रहे हैं, तो लोअर प्लेट या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जब हिट कर रहे हैं, पॉजिटिव से हिट करें तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव से हिट करें तो नेगेटिव। तो यहाँ पे -3 वोल्ट। अब यहाँ तक पहुंचे, अब इस बार देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हिट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए एक चीज जो बहुत कमाल का है, ये जो है लूप लॉ या किरचॉफ लॉ का बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ तक तो हम पहुंचे इसके नेगेटिव टर्मिनल से, तो -3 वोल्ट। अब इसका कुछ ना कुछ इंटरनल भी रेजिस्टेंस है इस क्वेश्चन में, यही आपसे बहुत कमाल का चीज है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा। सेल फुल्ली आइडियल हो, आइडियल सेल की तो बात की ही नहीं जा सकती है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और इसका रेजिस्टेंस आपस में क्या दिखाया है आपको, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भी सेल है उसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जिसके वजह से तो इसका रेजिस्टेंस, या आइडियल सेल तो कोई नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस साइन, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस साइन दिए, और दूसरा 3 ओम इसका है, और इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो कौन सा है, I1। सो दिस इज द किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा कंसेप्ट किरचॉफ लॉ का क्लियर हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए, अब यहां तक पहुंचे, पी तक पहुंचे। अब यहां भी आपको एक मिला 1 ओम, जो कि इसका है, इस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो 1 ओम है। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 1 ओम, और इसमें जो करंट पास कर रहा है वो कौन सा करंट कर रहा है, इधर से I2 आया, इधर I1 है, तो I1 लिखेंगे। यहां तक पहुंचे, अब इसके पॉजिटिव प्लेट से हिट किए, तो जब पॉजिटिव प्लेट से हिट किए तो प्लस, और इसका क्या है आपको 1 वोल्ट। अब हम वापस से बी से शुरू किए थे, वापस से बी पे पहुंच गए। सो दिस इज ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, या ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ए entire loop, algebraic sum of potential in entire loop becomes 0. This is loop law, this is Kirchhoff law.
और निगेटिव कब होगा, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और जब निगेटिव टर्मिनल से हिट करें, यानी ये जो आपका निगेटिव टर्मिनल हो उससे हिट करें और डायरेक्शन, तो चाहे बी से डी गए तो ये निगेटिव साइन उसके लिए, तो ये हम सोच रहे हैं। और अपने आप अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो आप जैसा सोच रहे थे कि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव साइन आ जाए तो अपने आप समझ जाइएगा कि करंट इधर से मूव कर रहा है। तो ये आपका लूप लॉ, किरचॉफ लॉ का एक बहुत ही साइलेंट फ्यूचर है कि आपको पता चल जाता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो यहां से आपका आ गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इंटू 2 माइनस 3 वोल्ट माइनस 3 प्लस 3I1, यहां से आपका आ जाएगा सिर्फ I1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एक बार इस लूप में हम घूम जाएंगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का ये क्वेश्चन आ गया। और इसमें आपको सबसे कमाल, आपको लूप लॉ, किरचॉफ लॉ का ये कमाल का क्वेश्चन है। अब ये जो है हर जगह आप जितना भी क्वेश्चन अब तक किए होंगे तो हर जगह आपको यही दिखा रहा होगा कि जितना भी सेल है सब आइडियल है, लेकिन इस कंडीशन में सबका अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में कमाल का बात यह है कि सेल जो कि अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को कंटेन कर रहा है। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। तो यहां से आपका आ जाएगा 2I1 माइनस 2I2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आपका इधर I1 है तो ये आपका आ जाएगा 6I1 माइनस 2I2 दैट बिकम्स 2। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर इजी करें तो यहां से आपका आ जाएगा 3I1 माइनस I2 दैट बिकम्स 1। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार इक्वेशन सेकेंड लगाएंगे तो एक बार लूप कौन सा बचा, बी से ए जाएंगे और ए से वापस से डी जाएंगे और फिर बी, यानी कि एक लूप आपका हो जाएगा बी से ए से फिर डी और डी से फिर वापस बी। सो दिस इज लूप। अब इस लूप से भी हमारा एक इक्वेशन आएगा, तो एक इक्वेशन हम यहां से ले आते हैं। तो अगर हम बी से ए गए और ए से फिर डी गए फिर डी से वापस से, तो एक बार हम ये वाला लूप में हम यूज करते हैं। तो जिस तरह ये इक्वेशन हम यूज किए, एक इक्वेशन आपका और आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सारा वैल्यू आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से क्या है, बी से ए से फिर डी और डी से फिर बी, तो ये आपका हो गया लूप लॉ। तो यहां से अगर हम देखें तो बी से जब हम ए जाएं तो यहां पे नेगेटिव टर्मिनल मिला, सो -2। अब इसके तरफ जा रहे थे, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो क्या है, I2 है। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से हिट किए सो -2, पॉजिटिव टर्मिनल से हिट करते तो +2, नेगेटिव टर्मिनल से -2। अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, अब करंट इसमें कितना मूव कर रहा है, I2। इसका रेजिस्टेंस आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपको क्या दिया हुआ है, 2 ओम, तो 2 ओम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां तक पहुंचे ए तक, अब फिर नीचे आए तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज 1 ओम। इसमें करंट है I2 और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से हिट किए, जब पॉजिटिव टर्मिनल से हिट किए तो +1 वोल्ट, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से हिट किए तो +1। अब यहां तक पहुंचे डी तक, फिर डी से इधर जा रहे हैं तो इधर जो करंट है वो कितना है, I2 माइनस I1। इसका रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया हुआ है, और all algebraic sum of entire potential in single loop becomes 0, so that is 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसको अगर यूज करें तो यहां से आपका आ जाएगा 2I2 2 और यहां से आपका आ जाएगा 2 2 4 एक 5I2, 2 यहां से 4 4 एक 5 और यहां से -2I1 और आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1।
ये आपका राइट साइड जाएगा तो ये आपका 1 आएगा। तो ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन आपका ये आया, एक इक्वेशन आया 3i1 माइनस i2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ रहा है दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। तो यहाँ से हमारा i1 i2 का वैल्यू आ जाएगा। एक इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें i1, हाँ, तो इसमें आप कर दें 3 से और इसमें हम कर देते हैं 2 से, और दोनों को सिंपली ऐड कर दें। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे, i1 i2 का वैल्यू आ जाएगा। i1 i2 का वैल्यू आ गया तो क्या हो जाएगा, हम इसमें PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इससे 2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 से, तो ये 15i2 और ये 6i1 दैट इज 3। अब इसको अगर 2 से करते हैं तो ये आपका 6i1 माइनस 2i2 दैट इज 2। अब देखिए i1 i2 दोनों का अगर ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 13i2 दैट इज 5। सो i2 दैट इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से i2 का बस क्या करें, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दे एक इक्वेशन को, एक को 2 से कर ले और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से i2 का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली i2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/13 एम्पियर। एग्जैक्टली i1 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो i2 का वैल्यू अगर आ गया तो i1 का वैल्यू भी यहाँ से आपका इजिली वे में आ जाएगा। तो यहाँ से i2 का वैल्यू आ गया। एग्जैक्टली अगर हम i1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, एक भी इक्वेशन में आप अगर पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, तो 3i1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस i2 का वैल्यू 5/13। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3i1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से i1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 17/i1 आ गया और i2 भी आपका आ गया। सो अब इसमें आपका हर चीज आ जाएगा, i1 आ गया, i2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि BD के बीच में आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। तो BD के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको B और D के बीच में चाहिए, सॉरी 3i1, हाँ, तो हाँ ये आपका आ गया, इतना एम्पियर आपका आ गया। तो BD के बीच में पोटेंशियल करंट क्या है, तो करंट आपको पता है, यानी कि B माइनस VD। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इसमें करंट कितना है, तो करंट आपका है तो i2 माइनस i1 है 5/13 माइनस 17/39। तो यहाँ से अगर आए तो ये आपका इतना करंट और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ये आपका आ जाएगा 39 माइनस 2, यानी कि जो करंट हम सोच रहे थे इधर से जाएगा वो एग्जैक्टली इधर से आएगा। सो -3 -2 इंटू 2 ओम, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/39 वोल्ट, इतना वोल्ट आप